हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो बच्चों, आज हम इस लेसन का मेरे संग की औरतें जो लेसन मैंने आपको कल पढ़ाया था, इसके हम क्वेश्चन आंसर आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर अपलोड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लेखिका परिचय बताना चाहूँगी, क्योंकि आपकी बुक के अंदर जो लेखिका परिचय दिया हुआ है वो कम है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन कम है। तो उनकी उपलब्धियों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। तो एक बार देख लीजिए लेखिका परिचय कैसे लिखोगे आप नोटबुक में। तो सबसे पहले ऊपर आता है नाम में लिखोगे मृदुला गर्ग। इनका जन्म है 25 अक्टूबर 1938। जन्म स्थान कोलकाता। शिक्षा MA अर्थशास्त्र से इन्होंने किया था। उसके बाद है इनकी प्रमुख कृतियाँ। तो प्रमुख कृतियाँ में उपन्यास है इनके, उनके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, मैं और मैं, अनित्य, कठगुलाब, मिलजुल मन आदि। उसके बाद है कहानियों में है कितनी कैद, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डैफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से, उर्फ सेम, दुनिया का कायदा और संगति विसंगति आदि। इसके अलावा नाटक है इनके एक और अजनबी, जादू का कालीन, तीन कैदें। निबंध है रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल। उसके बाद है इनकी उपलब्धियां, यानी इनको जो पुरस्कार मिले। तो पहला है इनको आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार मिला 1978 में। सर्वश्रेष्ठ कहानी पुरस्कार मिला 1972 में। सेठ गोविंद दास पुरस्कार 1993। हिंदी अकादमी द्वारा साहित्यकार सम्मान 1988-89 में। तो ये है आपका लेखिका परिचय। उसके बाद इसके कुछ शब्दार्थ हैं जो मैंने इसमें लिखे हैं। तो ये मैं आपको पढ़ नहीं रही हूँ, आपको मैं शेयर कर रही हूँ इसकी पिक्चर्स। तो आप यहाँ से इसके सारे शब्दार्थ देख लेना। यहाँ आपको दिख रहे होंगे, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। तो ये हैं कुछ शब्दार्थ। उसके बाद अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो देखो बच्चों, इसका पहला जो प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वो क्यों प्रभावित थी। तो इसमें बताना है कि नानी से वो कभी मिली नहीं, लेकिन फिर भी उनके व्यक्तित्व से वो प्रभावित थी। तो इसका कारण ये है कि लेखिका अपनी नानी से नहीं मिली, पर नानी की कहानियाँ उन्होंने बहुत सुनी थी। उनकी नानी एक पर्दानशी, पारंपरिक और अनपढ़ औरत थी, परंतु वे पारंपरिक होते हुए भी लीक पर नहीं चलती थी, लीक से हटकर काम करती थी, और वे एक स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। लेखिका की नानी एक देशभक्त भी थी, और उन्होंने अपनी कभी इच्छा जाहिर नहीं की, लेकिन जब उनकी मृत्यु नज़दीक आई तो उन्होंने अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा को बुलवाया और उनसे वचन लिया कि आप मेरी बेटी का विवाह अपने जैसे ही स्वतंत्रता सेनानी से करवाएं। तो ये जो बात जब लेखिका को पता चली, तो उनके इस गुण से लेखिका बहुत अधिक प्रभावित हुई कि उनकी नानी एक देशभक्त थी और उन्होंने अपनी बात बड़े अधिकार से मनवा भी ली। तो ये था पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है आपका, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही है। तो देखिए, लेखिका की नानी ने प्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, लेकिन परोक्ष रूप से वो आज़ादी के आंदोलन में शामिल थी, क्योंकि जब उनकी मृत्यु नज़दीक आई तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो अपनी पुत्री का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से करवाना चाहती है। इस बात से पता चलता है कि वो एक देशभक्त महिला थी, आज़ाद ख्यालों वाली थी, और इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति उनके मन में बहुत अधिक सम्मान था। तो वे अपनी बेटी का विवाह किसी अंग्रेज अफसर से नहीं करवाना चाहती थी, बल्कि एक देश के स्वतंत्रता सेनानी से करवाना चाहती थी। इस तरह से उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपनी भागीदारी प्रकट की। अब तीसरा प्रश्न है इसका कि लेखिका की माँ परंपरा का निर्वहन न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका के माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। तो आपको यहाँ लेखिका की माँ के व्यक्तित्व के बारे में बताना है कि उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ थी। तो देखो, लेखिका की माँ एक स्वतंत्र विचार वाली महिला थी।
इस पाठ के आधार पर उनकी दो प्रमुख विशेषताएं हमारे सामने उभर कर आती हैं कि वे हमेशा सत्य बोलती थी और किसी की गोपनीय बात को किसी दूसरे पर प्रकट नहीं करती थी। लेखिका की माँ में खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ साथ ईमानदारी और निष्पक्षता इस कदर घुली मिली थी कि वह पारिजात से कम जादुई मालूम नहीं पड़ती थी। उनमें आज़ादी का जुनून था, उन्हें किताबें पढ़ने, साहित्य चर्चा करने और संगीत सुनने का भी शौक था। तो ये है लेखिका की माँ की कुछ विशेषताएं। अब इसी का ही दूसरा प्रश्न है, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। तो देखिए, दादी के घर का माहौल आम घरों से बिल्कुल अलग था। वहाँ की स्त्रियां स्वतंत्रता प्रिय थी, यानी उनको आज़ादी थी। वहाँ की स्त्रियां मतलब दादी के घर में सभी लीक से हटकर कार्य करने वाली थी। और दादी ने जब अपनी पतोहू के लिए लड़का नहीं बल्कि लड़की होने की मन्नत मांगी, तो इस बात से पता चलता है कि उनके घर में लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। सभी अपना निजत्व बनाए रखते थे, किसी को कोई भी किसी दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता था। और उनके घर में लड़कियों को भी लड़कों के समान ही अधिकार प्राप्त थे। उनको भी लड़कों के समान ही पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता थी। वे अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से सबके सामने रख सकती थी, वे अपनी मर्जी के अनुसार कार्य कर सकती थी। सभी स्त्रियां आज़ादी के लिए जागरूक थी और उनके घर में संकीर्ण भावनाओं का कोई अस्तित्व नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। तो देखिए, उस समय में सभी लड़के होने की मन्नत मांगते थे, लेकिन परदादी ने लड़की होने की मन्नत मांगी। तो हमारी कल्पना के अनुसार परदादी जो थी वो स्वतंत्र ख्यालों वाली या उच्च विचार वाली महिला थी। उनकी दृष्टि में लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं था और उस समय में सभी लड़का होने की इच्छा करते थे। तो दादी लीक से हटकर चलने वाली थी और वे चाहती होंगी कि लड़कियों को भी लड़कों के समान ही अधिकार मिले, इसलिए भी उन्होंने लड़की होने की मन्नत मांगी होगी, है ना। क्योंकि वो लड़कियों को लड़कों से कम नहीं समझती थी और कहीं उन्होंने इस दर्द को महसूस किया होगा, इसी वजह से उन्होंने लड़की होने की मन्नत मांगी। अब अगला प्रश्न है आपका, डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो देखिए, इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं कि तर्क सहित उत्तर दीजिए, तो आपको अपनी बात को उदाहरण के माध्यम से समझाना होता है। यानी आप जब आंसर दोगे तो उसमें एक एग्जाम्पल भी आपको देना होगा कि ये बात इस तरह से स्पष्ट होती है। तो देखो, हम इसका जब उत्तर लिखेंगे तो पहले प्रश्न से ही स्टार्टिंग करनी है आपको इसकी, कि प्रस्तुत पाठ के अनुसार डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। इस बात का तर्क पाठ में है। एक बार जब, अब यहाँ पर एक घटना आपको शुरू करनी है कि एक बार जब घर के सभी मर्द बारात में दूसरे गांव चले गए हुए होते हैं और घर की स्त्रियां संगीत नाच गाने में व्यस्त होती हैं, तो उसी समय रात को हवेली में एक चोर घुस आता है। परदादी सोई होती हैं, लेकिन आहट से वो उठ जाती हैं और उन्हें पता चल जाता है कि घर में चोर घुस आया है। लेकिन वो फिर भी चोर को न पकड़ती हैं न मारती हैं, लेकिन बहुत ही सहज भाव से उसे पानी लेने के लिए कुएं पर भेज देती हैं। अब चोर जब कुएं से पानी लेकर आता है तो चौकीदार उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दादी उससे कुछ नहीं कहती और पानी पी के लोटे का आधा पानी उस चोर को पिला देती हैं और कहती हैं कि आज से हम दोनों माँ बेटे हुए। अब तूने मेरा झूठा पानी पिया है, अब तू मेरा बेटा हो गया, अब चाहे तू चोरी कर या खेती कर। तो इस तरह का व्यवहार दादी का देखकर जो चोर होता है उसका मन परिवर्तित हो जाता है और वो चोरी को छोड़कर खेती करने लग जाता है। तो इस प्रकार हम
सहज भाव से भी किसी के भी मन को परिवर्तित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। अब शिक्षा दो प्रकार की होती है, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा वो होती है जो हम स्कूल, कॉलेज, गुरुकुल से लेते हैं, और अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जो माता पिता, परिवार के लोग, आस पड़ोस या मित्र आदि से व्यक्ति सीखता है। तो इस पाठ के अंदर औपचारिक शिक्षा के बारे में बताया गया है। जब लेखिका को कर्नाटक जाने का मौका मिलता है तो उनके 2 बच्चे हो चुके थे और वे वहाँ पर अपने बच्चों के लिए एक अच्छा प्राइमरी स्कूल ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें वहाँ कोई स्कूल नहीं मिला। तो वे वहाँ के कैथोलिक बिशप के पास जाती हैं, उनकी मदद लेना चाहती हैं और उनसे कहती है कि आप एक स्कूल यहाँ पर खोल दीजिए बच्चों के लिए। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पर कैथोलिक बच्चे यानी क्रिश्चियंस जो बच्चे हैं, क्रिश्चियंस जो जनसंख्या है वो कम है, इसलिए हम स्कूल नहीं खोल सकते। तो लेखिका को ये बात सुनकर बड़ा गुस्सा आता है। वो कहती है कि शिक्षा का अधिकार तो सभी बच्चों का है, सभी बच्चों को जन्मसिद्ध अधिकार है शिक्षा का, तो फिर चाहे वो किसी भी जाति के हों। तो इसीलिए लेखिका जिद पर आ जाती है और वहाँ के लोगों की मदद से वो एक स्कूल खोलती हैं और उस स्कूल में 3 भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ भाषा को वो सिखाती हैं। बाद में कर्नाटक सरकार के द्वारा उस स्कूल को मान्यता प्राप्त भी हो जाती है। अब अगला प्रश्न है आपका, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखना चाहिए। तो देखिए, जीवन में अब यहाँ पर जो शब्द यूज़ किया है श्रद्धा भाव, तो देखो श्रद्धा जो शब्द है या श्रद्धा भाव जो है हम ईश्वर के प्रति रखते हैं, है ना। तो लेकिन अब यहाँ लेखिका हमसे पूछ रही है कि हमारे जीवन में ऐसे कौन व्यक्ति हैं, कैसे इंसानों के प्रति हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। तो ये मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ कि ऐसे व्यक्ति जो ईमानदार हों, जो निष्पक्ष हों, जो कभी झूठ ना बोलते हों, है ना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हों, सहज हों, सरल हों, पारदर्शी हों, है ना, दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करते हों और एक की गोपनीय बात को कभी किसी दूसरे पर प्रकट नहीं करते हों। तो इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, जैसे कि इस पाठ के अंदर लेखिका की माँ का व्यक्तित्व बताया गया है और इसीलिए वो सबका आदर भी पाती थी, उन पर सभी लोग विश्वास करते थे, वो जो कहती थी वो पत्थर की लकीर होता था। तो इस प्रकार के लोगों पर श्रद्धा रखनी चाहिए, लेकिन आज के समय में ऐसे लोग मिलना दुर्लभ है। अब अगला प्रश्न है आपका, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है, इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो यहाँ लेखिका बताती हैं कि सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। अब यहाँ पर लेखिका ने अपनी बहन रेणु के बारे में बताया है कि उनकी जो बहन रेणु थी वो जिद्दी स्वभाव की थी और उसी की एक घटना बताते हुए लेखिका कहती है कि एक बार जब इतनी जोरों से वर्षा हो रही थी तो वो अकेली ही सबके मना करने पर भी 2 मील पैदल चलकर पानी से लथपथ सड़कों पर स्कूल पहुंची और जब वो स्कूल पहुंची तो स्कूल का दरवाज़ा बंद था। चौकीदार भी देखकर उसको हैरान हो गया। फिर वो वापस 2 मील पैदल लौटकर घर आई और घर आकर सभी ने उनको कहा कि हमने पहले ही कहा था कि मत जाओ, स्कूल बंद होगा। तो वो कहती है कि इसमें तुम्हारा कहना कहाँ से आ गया, मुझे जाना था तो मैं चली गई। अब लेखिका कहती है कि आज भी मैं उस समय को याद करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन उसने कैसा अनुभव किया होगा। लेकिन लेखिका कहती है सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि जीवन में कभी कभी हम अपनी मर्जी के अनुसार काम करते हैं, हमें जो करना होता है वही हम करते हैं, अपनी धुन में हम चलते हैं, उसमें एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो कहने का मतलब लेखिका और उसकी बहनें सब स्वतंत्र विचारों वाली थी,
आज़ाद ख्यालों वाली थी, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती थी, वो किसी की बंदिश में नहीं थी। उन्हें जो अच्छा लगता था, जैसा अच्छा लगता था, वो वैसा ही करती थी। उनके घर में कोई भी दबाव नहीं था किसी के ऊपर भी, और सभी अपना निजत्व बनाए रखते थे। सभी अपने विचारों के लिए, अपने कार्य के लिए स्वतंत्र थे। तो उम्मीद है आपको ये अभ्यास के प्रश्न समझ आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना।